सैयद वंश के संस्थापक जो है वो खिरिज खां है, ठीक है, तो नाम से ही याद रहेगा। ठीक है, खिरिज खां हमको तो याद रहता है, बड़ा पसंदीदा व्यक्ति है मेरा। खिरिज खां, ये वर्ड याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा, सबको याद है। ठीक है, उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और सॉरी सॉरी, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, अपने को रैयत आला की उपाधि दिया था। तो ध्यान रखना है, खिरिज का अपने आप को सुल्तान नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे रीजन था। ठीक है, क्योंकि इसका बॉस ऊपर बैठा था, ये सोचा कि अगर हम सुल्तान बनाएंगे तो हमको काट देगा। ठीक है, वो लंगड़ा। इसीलिए हमको, कभी भी होता है ना, तेज आदमी जो होता है वो नीचे नीचे किसी को जी हजूरी करके काम चला लेता है, तो ये बहुत तेज आदमी था। तो खिलजी खां क्या किया, सैयद वंश की स्थापना की 1414 में। सैयद चौदह वंश के में। संस्थापक माना जाता है। और सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, और रैयत आला की उपाधि से खुद को खुश रखता है, मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड रखता है। लेकिन खिलजी खां क्या किया था, 1398 तैमूर लंग जो आक्रमण किया था, उसी टाइम पता है तुगलक वंश खत्म हुआ है। तो तैमूर लंग का ही सेनापति था। ठीक है, जो 1398 में, देखिए हम लोग कल ही पढ़े थे 1398 में। 1398 में जब नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय जो आया था, आक्रमण किया था, ये लंगड़ा था, यो ध्यान रखना है, तैमूर लंग। तो ये जब हम्म। आक्रमण किया था तो उस टाइम तो शासन खत्म हो गया था। तैमूर लंग का जो सेनापति था, कौन था, खिरिज खां। तो बताइए, किसी राजा का, किसी सुल्तान का आप सेनापति और आप भी सुल्तान बन जाइएगा, तो आपको गर्दन काट पूरा नहीं देगा वो राजा या सुल्तान। तो इसीलिए अपने आप को रैयत आला की उपाधि धारण किया, सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। ठीक है, और भारत से लौट जब तैमूरलंग जा रहा था, ये लंगड़ा अपने राज्य से जब लौट रहा था यहाँ से लूटपाट करने के बाद, तो खिलजी खां को क्या क्या सौंप दिया, मुल्तान का सुल्तान, नाम सुने होंगे कभी, किसी क्रिकेटर को कहा जाता है मुल्तान का सुल्तान। ठीक है, जी पाकिस्तान का जी। इलाका है। सहवाग। तो मुल्तान वही पड़ता है, वही सहबाग मारा था, दोहरा सतह। और एक लाहौर तेरह। भी पड़ता है, और दीपालपुर पड़ता है, ये सब इलाका है। इसका शासक नियुक्त कर दिया खिलजी खां को, किसने, तैमूर लंग ने। अब पिछला से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया 1398 में, जो तुगलक वंश का शासक था उसको उड़ा दिया। और वहां से जब ये रिटर्न जाने लगा यहाँ से, तो सैयद वंश के मतलब जो संस्थापक खिलजी खां, वो उसके सेनापति थे। उस सेनापति को अपना साम्राज्य सौंपते जब गया ना, साम्राज्य क्या क्या सौंपता, मुल्तान, लाहौर, दिवालपुर, इसी सबको मिला के सैयद वंश मतलब खिलजी खां जो है उस सैयद वंश की स्थापना करता है। और यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाना शुरू करता है। खिलजी खां क्या किया, जब तैमूर लंग मारा गया, तो खिलजी खां नियमित रूप से, अब मानिए किसी का हम सेनापति हैं, तो हम अपने राजा को, हम अपने जो है राजा को टैक्स हमेशा समय पे भेजते रहेंगे। एक तरह से ये क्या था, सामंत था, किसका, तैमूर लंग का, यहाँ पर। तो उसके मरने के बाद उसके पुत्र शाहरुख था, शाहरुख खान नहीं समझिएगा, शाहरुख, या याद करने के लिए आप शाहरुख खान याद कर सकते हैं। तो तैमूर लंग के जो पुत्र थे शाहरुख खान, उसको भी टैक्स भेजता रहा, कौन, यही किर्ज खां। खिलजी खां। हाँ, करा खिलजी खां की मृत्यु 1421 में हो गया था, ये डेट दिया है, लेकिन आपको याद करने का मन है तो करिए, नहीं करने का मन है नहीं करिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटी 1421 कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। खिलजी खां 1421 में मारा गया। उसका पुत्र जो है मुबारक खां, ठीक है, उसको शाह की उपाधि धारण की। तो खिलजी खां का बेटा जो है, देखिए, तैमूर का बेटा शाहरुख, या कंफ्यूजन में शाहरुख। होना है, और खिलजी खां का बेटा मुबारक। तो जब मुबारक। तैमूर खत्म हुआ तो खिलजी खां जो है शाहरुख को टैक्स भेज रहा है। लेकिन इसका भी, खिलजी खां का भी अंतिम समय आ गया, ये भी मर गया। इसका भी बेटा जो था, जिसका नाम था मुबारक खां, वो शाह की उपाधि धारण कर लिया और गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, याहिया बिन अहमद सिरहिंदी, ठीक है, ये व्यक्ति है, इसको मुबारक शाह यानी खिलजी खां का जो है बेटा, उसको संरक्षण प्राप्त था। जैसे अकबर अपने दरबार में किसी बड़े इतिहासकार को, लेखक को संरक्षण देता है, उसी प्रकार ये भी जो है एक लेखक थे, याहिया बिन अहमद सरहिंद। ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, उसको मुबारक शाह ने संरक्षण दिया। और तो संरक्षण दिया तो कोई ना कोई किताब लिखेगा, तो तारीख मुबारक शाही, अब जो उसको मालिक है, जो उसको दिया है खाने पीने रहने का व्यवस्था, उसी के बारे में लिखेगा। तो उसीलिए मुबारक शाह के बारे में ही लिख दिया, तारीख मुबारक शाही। ये सैयद वंश के विषय में जानकारी देता है, क्योंकि ये मुबारक शाह कहाँ का राजा है, सैयद वंश का। ठीक है, तो इसे एकदम आराम से याद हो जाएगा आपको। चलिए, यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया था। तो जैसे भी राजा पगला सब था, क्या करता था, अपने नाम पे जो है, जो नाम रहेगा उसी से तुगलकाबाद, मुबारक शाह। ठीक है, एक है, क्या बोलते हैं, कोलकाता दरभंगा के पास जैसा शहर बसाया था, क्या नाम है उसका, बता सकते हैं, तुगलक वंश के शासक ही बसाया था दरभंगा के पास। तुगलकपुर ना सर, तुगलकाबाद या तुगलकपुर ऐसा ही तुगलकपुर, करके। हाँ। हाँ ऐसे करके कुछ, अभी हम नाम को इकाई याद नहीं आ रहा था, इसीलिए हम बोल दिए। ठीक है, यमुना के किनारे बसाया था मुबारक शाह ने, मुबारकबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश करीब 37 वर्ष तक शासन किया है।
अब देखिए, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ा फिक्रिम नहीं था, बहुत बड़ा ये नहीं था जो आपको समझ ना आए, ठीक है। सिंपल है कि 1414 से 1451 तक 37 साल तक शासन किया है, घटा लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, सीधा है तुगलक वंश का जब शासन था और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जब गद्दी पे था, तो उस समय तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में, ठीक है। आप नहीं पढ़े होंगे, बच्चा में कहानी आता, आप लोग तो जंजीर आंदोलन के बच्चा है तो आप तो नहीं पढ़े होंगे। हम लोग हिंदी में बलकरण शायद वाला। 3 4 क्लास में, हाँ, बलकरण वाला कहानी हम बलकरण लोग पढ़े वाला। थे, ठीक है। वो दूध लेके आ रहा था, तो आप लोग नहीं, आप जेनजी आंदोलन के बच्चे हैं तो आपको तो कुछ पता होगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ तैमूर लंग का चर्चा है, ये लंगड़ा था, ठीक है। वो बहुत ही क्वेश्चन करता है बलकरण। मेरा एक दोस्त भी, उसका भी नाम बलकरण उसके पापा रख दिए थे। चलिए, तो सैयद वंश के संस्थापक जो है ये खिरिज खां है। उस तैमूर लंग जब रिटर्न जाने लगा ये लंगड़ा यहाँ से, तो उस मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर जो है ये तीनों अपने सेनापति खिरिज खां को दिया, बोला यस कर, ठीक है, मौज कर इधर, तुम इधरे रहो, हम जा रहे हैं। तो ये भी बोला ठीक है, हम रैयत आला की उपाधि दे लेंगे, सुल्तान नहीं लेंगे, क्योंकि सुल्तान कौन है यहाँ पर, इसके लिए तैमूर लंग है सुल्तान। और ये भारत हम्म, से जब रिटर्न चला गया तो उसको इस समय समय पर टैक्स देता रहा। वो मर गया तो हम्म, उसके बेटा शाहरुख को टैक्स देते रहा। और जब खिरिज खां भी मर गया 1421 में, तो उसका बेटा था मुबारक, हम्म, हाँ, उस शाह की उपाधि से गद्दी संभाला। और एक व्यक्ति है, एक लेखक है, नाम है याहिया बिन अहमद सिरहिंदी, उसको संरक्षण दिया, तो उसके बारे में किताब लिख दिया, तारीख मुबारक शाही, ठीक है, जो सैयद वंश की जानकारी देता है। और ये मुबारक शाह जो था, वो एक यमुना किनारे एक नगर बसाया, नाम था मुबारकबाद, ठीक है। तो आप भी मुबारक देते, किसी को देता है मुबारकबाद, तो ये मुबारकबाद ये भी देते। शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ और इसने 33 वर्ष तक शासन किया था। चलिए अब चलते हैं लोधी वंश। नाम में है लोधी वंश, ठीक है। क्या नाम है? लोधी। बकलोल लोधी, बकलोल बकलोल। लोधी, इसको हम बकलोल लोधी कहते हैं, ठीक है। कौन लोधी? बकलोल। ब- 1451 से 1526 तक, देखिए 1451 में इसका शासनकाल खत्म होता है, 1451 इसका शुरू होता है। तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे बहलुल लोधी थे। नाम स्पेलिंग अगर सही करेगा तो बहलोल हो जाएगा। और ये 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी, बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के शासन में बैठा था। ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी यानी बकलोल लोदी को दिया जाता है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन, ठीक है। कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बहलोल या बकलोल लोदी को। बकलोल लोदी कौन था? ध्यान रखना है, लोदी वंश का लोधी वंश का संस्थापक था, संस्थापक। ठीक है। कब किया था? 251 में किया था। उपाधि क्या था उसका? बहलोल बहलोल शाह गाजी। गाजी, गाजी, ठीक है। चलिए, अब बहलोल था तो बकलोल वाला काबू करता था। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया, ठीक है। बकलोलवा जो है बकलोल सिक्का बनाया, वो सिक्का चलवाया। एक पॉइंट। अपने सरदार को मकसद अली कहता था, अली रे अली, ठीक है, गाना है एक अली रे अली, ठीक है। तो किसको अली कहता था? मकसद ए अली। किसको कहता था? अपने सरदार को, सरदार। ठीक है। अब देखिए, हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि बकलोल था, अब पता चलेगा बकलोल क्यों था। वो अपने सरदार के खड़े रहने पे स्वयं भी खड़ा रहता था, ठीक है। जैसे मालिक खड़ा रहता है, जिसका सरदार खड़ा रहता है, वो खड़े रहता है। अरे पगला, तू राजा है रे, बैठ जा, लेकिन नहीं बैठता था, इसीलिए उसको हम बकलोल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बकलोल था, इसको पता ही नहीं था कि ये खुद राजा है, सुल्तान है, इसको बैठना, तब इसके चरणों में लेटेगा, बलवन से इसको सीखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये बकलोल था, इसको पता नहीं था, इस बात की जानकारी नहीं थी। सरदारों के खड़े रहने पे स्वयं भी खड़ा रहता था। सरदार को मकसद ए अली कहता था। और जो है बहलोल, और यार, बहलोल लोदी जो है, बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? ना ठीक है। हम्म। बीच बीच में थोड़ा सा कट जा रहा है। यही दिक्कत करेगा। चलिए, बहलोल लोदी का पुत्र जो है वो निजाम खान था। क्या नाम था? निजाम खान, ठीक है। नाम वो 1489 में, ठीक है, 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के गद्दी पे बैठता है। सुल्तान सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर शाह, रिपीटेड, सुल्तान सिकंदर शाह, ठीक है। किसका बेटा है? बहलोल लोदी का। बहलोल लोधी नाम का। सिंपल था, नाम सिंपल था उसका निजाम खान, लेकिन बोला सुल्तान सिकंदर शाह। अपने आप को सुल्तान सिकंदर शाह बता रहा है और बाप जो है बकलोल है। चलिए, कोई बात नहीं। हम्म। अब ये जो सिकंदर, यही जो है क्या बन गया, देखिए नामे रखा है। इसका ओरिजिनल नाम क्या था पूछेंगे हम,
क्या नाम है ओरिजिनल, देखिए निजाम खान, सिकंदर हाँ लेकिन यही बनेगा सिकंदर लोदी। क्या बनेगा? चिकन। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोदी। हाँ, तो आप लोग सिकंदर लोदी खूब रटे होंगे, लेकिन इसका नाम जो है निजाम खान है, ठीक है। ये जो है सिकंदर लोदी बना, सिकंदर लोदी जब बना तो आगरा के पास एक शहर बसा है, ठीक है। तो हम्म। आगरा उसका जो है मतलब अभी जो आगरा है वही आगरा शहर था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। बहुत सारे राजा अलग अलग शहर सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो पहले तो आगरा शहर की स्थापना किया, गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया, ठीक है। उसके बाद गुलरुखी है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर तो ध्यान रखना, सिकंदर लोदी जो है फारसी कविता भी लिखा है। किस शीर्षक से लिखा है? तो गुरु गुलरुखी, गुलरुखी। गुलरुखी, ध्यान रखना। गुलरुखी। गुलरुखी, एक स्पेलिंग मिस्टेक है। गजे सिकंदरी किसने चलवाया है? सिकंदर लोदी, सिकंदर ठीक। आगरा लोधी शहर किसने बनवाया है? सिकंदर लोदी, 1504 में। ठीक है। वही। लोदी ने कहा, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। तो जखने कोई शहर बनाएगा सुंदर था तो उसको उस राजधानी बनाएगा, अपने रहेगा। और उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ था। कल हम लोग चर्चा किए थे बहुत डिटेल में कि कोई भी शासक जो दूसरे भाषा के ग्रंथों को अपने भाषा में क्यों ट्रांसलेट करवाता है? पता है क्यों करवाता है? कल पढ़े थे ना कि जब अटैक करने गया तो 1300 जो है ग्रंथ उठा के ले गया। कोई मतलब था ग्रंथ का? वही संस्कृत ग्रंथ वो फारसी में ले जाकर अनुवाद करा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने रिसर्च है, जितना वहाँ का कल्चर है, जितना भी अच्छी चीज है, उस सब की जानकारी उसको चुटकियों में मिल जाएगा। नक्षत्र का, ज्योतिष विज्ञान का, सब। कोई इतना ज्यादा हमको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, बस नॉलेज को भी चोरी किया जा सकता है, देखिए कैसे, ठीक है। क्योंकि ना नॉलेज चोरी नहीं होता, नॉलेज भी चोरी होता है, ऐसे चोरी होता है। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की जो है मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ये पगला कितने बड़ा पगला था देख लीजिए कि क्या किया। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया, नागरकोट में था वो मंदिर। और उसका जो है मतलब मंदिर जब टूटेगा तो पूरा ईटा बारूद होगा, तो वो टुकड़ा सब जो है पत्थर का जो टुकड़ा होगा उसको कसाई को दे दिया कि इसी से मांस तौलो, ठीक। इसने मुसलमानों को जजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जो आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम समुदाय में के होंगे लोग, उनको पता होगा कि जजिया तजिया निकालते हैं। तजिया जो निकालते हैं तो तलवार से लड़ते रहते हैं, पूरा धनादन धनादन लगेगा, एक दूसरे को काट देगा। हमारा एक दो दोस्त है, वो बताता है कि दुश्मनी उस्मनी रहता है ना, एक आदमी काट उठ देता है, मरू भी जाता है, ठीक है। ऐसा भी होता है। तो चाहती ये जो निनानी है। है मुसलमानों को तजिया निकालना और मुसलमानों की स्त्रियों को जो है पीरों और संतों, संत और पीर जो है उन लोगों का जो है मतलब हम लोग के यहाँ जैसे होता है ना कि पूजा वूजा में जो मेन पुजारी थे, तो उन लोगों का भी संत और पीर होता है। उसके मजार पे जाने के लिए स्त्री को प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी, गले में जो है कुछ धर लिया उसको सिकंदर लोधी को, तो उसकी मृत्यु 1517 में हो जाती है। और इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन में बैठ जाता है। राजा उजा का बड़ा जो बेटा उटा लोभी होता था, राजा मरा बेटा उसको जलाता नहीं था, पहले गद्दी संभालता था, कहता तू तो मर ही गया, तुमको तो फेंक ही देंगे कहीं नहीं कहीं, पहले हमको गद्दी पकड़ने दे, ठीक है। तो उसका पुत्र था इब्राहिम शाह की उपाधि से जो है आगरा की गद्दी बैठ जाता। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। ये थोड़ा थोड़ा हिंदू वाला था, ठीक है, सिकंदर लोधी। क्यों? क्योंकि देखिए तजिया बंद करवाया, पीर मजार पे महिला को, मुस्लिम महिला को जाने से प्रतिबंध कर दिया, ठीक है। और इधर होली में जाके मतलब कि जोगिरा सारा रारा कर रहा था, ठीक है। तो इससे समझ सकते हैं। दिल्ली के मेरठ, दिल्ली के मोठ मस्जिद जो सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भुइया के 505 में बनवाया था। तो दिल्ली की मोठ मस्जिद है, वो सिकंदर लोधी का जो पीएम था, मतलब ये तो राष्ट्रपति न हो गया, मतलब सुल्तान हो गया, तो वजीर जो होता है वजीर आजम, पाकिस्तान वाला पगला सब कहेगा वजीर आजम, देखिएगा कहेगा वजीर आजम, मतलब प्रधानमंत्री की बात करता है, उसको कान पे जन्म दीजिए वजीर आजम, ठीक है। तो वो जो है मियां भुइयो उसका नाम था, वो 1505 में जो है ये बनवाया था मस्जिद। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। पता है ये युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, ठीक है। और यहीं पे दिल्ली सल्तनत जो है उसका स्वाहा हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके आगे मुगल साम्राज्य शुरू होगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो न्योता निमंत्रण पंजाब के शासक थे दौलत खान लोधी, इब्राहिम खान लोधी के चचा था। तो मतलब नहीं नहीं, ये तो दौलत खान लोधी दूसरा को था, इब्राहिम लोधी के आलम चचा था था। आलम खान, इसने दिया था। तो जानता है ना,
दियाद बड़ा खतरनाक होता है, दियाद से बच कर रहना चाहिए। तो ये सब जो है सुल्तान बन रहा है, राजा बन रहा है, उसका चचा का साले रुको तुमको बताते हैं, ठीक ना। ऐसा से अटैक करवा देंगे ना तो तुम खत्म ही हो जाओगे। तो दियाद वाद बहुत बदन मतलब ये होता है, ठीक है। उससे बच के रहना चाहिए। अगर आप उन्नति कर रहे हैं तो उसका पैर पकड़ लीजिए, ठीक ना। नहीं तो केस में लगा देगा, नाम कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था कर देगा, कहेगा कि चल तुम्हारा कल्याण ही कर देते हैं। तो इसका भी दियाद क्या कर दिया, इसका कल्याण, इसका चाचा आलम खां, ठीक है। बाबर को बोला कि आओ ना यहाँ पे दिल्ली पे अटैक करो ना, बड़ा कमजोर आदमी है ये, ठीक है, हम सहायता करेंगे। इब्राहिम लोधी पे अटैक करो, इब्राहिम लोधी अटैक किया, मारा गया है। इसके साथ एक और इसका मित्र मारा गया था, ग्वालियर का था। तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो है, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो होता था दिल्ली सल्तनत ने कुछ मतलब शब्दावली इसमें दे दिया है कि जो पूरे केंद्रीय प्रशासन होता था उसका मुखिया सुल्तान, मतलब ये पूरे देश का जो है हेड होगा, राष्ट्रपति जैसे है, ठीक है। और बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। क्यों हो गए? अलाउद्दीन पगला, जानते हैं, चचा को घोप दिया चक्कू गद्दी में बैठने के लिए, और चचा की बेटी से शादी कर लिया नेहरू निशा से। अब बलबन के बारे में पता है कि ये तो ऐसा सन की था, बोला सब अमीर को अपने पैर चटवाएंगे, ठीक है। क्या करवाया था? सिजदा और कवोस, ठीक है। एक अच्छा अच्छा तरीका अपनाया कि तो इसने अमीरों को प्रभावहीन कर दिया। ये सब तो इतने दिन पढ़े हैं हमारे साथ, तो हमको नहीं लगता ये सब बताना होगा, ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। अमीरों का महत्व चमत्कार, मतलब कि अमीरों जो थे वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कब रहा है? तब रहा होगा जब बकलोल आदमी शासन किया होगा, सिंपल सी बात है। जब लोधी वंश का शासन काल है तब जो है ये बकलोल के समय वो लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब प्रभावी रहा है। मतलब हर एक वर्ड अगर कुछ बोले हो ना तो उसको कोट कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। संतुलित काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस से खिलवत कहते थे, ठीक है। तो ये मजलिस करके, मजलिस होता है मतलब हम लोग कहते हैं, चलो आज मजलिस लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें दारू शराब ये सब चल रहा है, चखना चल रहा है और क्या कर रहा है। तो ये सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद का यही काम था, मजलिस से खिलवत, ठीक है। उसमें एगो होता था मजलिस से खास। तो मजलिस से खास में मजलिस से खलवत की बैठक होती थी, ठीक है। तो खास लोग थे क्योंकि मंत्रिपरिषद खास लोग होते हैं, ठीक है। ये मंत्रिपरिषद को मजलिस से खलवत कहा जाता था। ये सब क्या करता है, एकदम दारू शराब ये सब बढ़िया खाता पीता मौज मस्ती करता है, दबा के जनता मर जाए भले। तो ये सब जो है खास लोग होते हैं, इसलिए मजलिस से खास में ये सब की बैठक होती है, मजलिस से खलवत की, ठीक है। आगे है बार ए खास। अब है सुल्तान सभी दरबारी को, देखिए नाम है बार, बार मतलब जो भी डांस उन्स ये देखते होंगे कभी, ठीक है। खास, खास लोगों का बार है, खास लोगों का बार है। किस खास का? सुल्तान के सभी दरबारी इसमें आएंगे। खान आएंगे, खान मतलब बड़े पदाधिकारी उस टाइम जो होते थे। आमिर आएंगे, मल्लिक आएंगे, मतलब बड़े बड़े रईस लोग आएंगे, ये खास है। और कौन खास है? तो बारह खास है। बस समझ गए होंगे आप, यहाँ से कोट कर लीजिए, इस वर्ड को लिख लीजिए, जैसे बोले हो वैसे ही आप डिक्टेट कीजिए, आपको कुछ याद नहीं करना है। बार एक खास, यानी बार की व्यवस्था है खास लोगों के लिए। और सुल्तान में खास कौन सा होगा? यही सब उसका खास होगा जी। चलिए, बार आजम, ये बार है लेकिन आम जनता के लिए, ठीक है। आजम मतलब कह रहा है सुल्तान राजकीय कार्य का अधिकांश भाग इसी में पूरा करता था, आजम में, ठीक है। आम जनता का काम यहाँ होता था। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों, ठीक है, दीवान रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्म परायण लोगों को वजीफा देता था, ठीक है। तो ये दीवान रियासत के बारे में जान लीजिएगा कि क्या करता था। धार्मिक मामला, पवित्र स्थान, योग्य विद्वान, धर्मान्य लोग, इस सबको वजीफा देने का काम करता था। इसका अध्यक्ष जो है सदर होता था, अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो साधारण प्रधान काजी होता था। ए जी काजी, तो काजी के बारे में सुने होंगे आप लोग। कोई मुस्लिम काजी समुदाय से है यहाँ पे क्या, कि काजी क्या कौन होते हैं आपके यहाँ? पंडित जी, काजी काजी ऐसा धार्मिक यही नहीं मामलों का निकाह प्रधान करवाता है, होते हैं। कबूल है कबूल है कबूल है। कबूल है। हाँ उसे ये मतलब हमको ऐसे नहीं बताइए, वो इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी में बताइए। काजी यही नहीं कहता, मुस्लिमों कबूल है के कबूल है मुस्लिमों कबूल के है। पंडित जी हाँ हाँ, वही वाला जो शादी पंडित वादी जी हाँ करवाते ये हैं, कोई अजान का। दीवान इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार के संबंध रखता था। तो दीवान इंसा जो था वो क्या करता था? पत्राचार, मतलब कि वही डाकिया था, सीधा सीधी ध्यान रखना है। दीवान इंसा डाकिया था। तो आगे मंत्री और उसके संबंधित विभाग, तो कह रहे वजीर, वजीर बता, वजीर आजम पाकिस्तान वाला सब चिल्लाएगा तो प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री क्या करता था? राजस्व विभाग का भी हेड होता था। आगे है मुशरिफ ए मुमालिक, ये हम देख रहे हैं मंत्री और उससे संबंधित विभाग, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, फिर किसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। मुशरिफ ए मुमालिक प्रांत और अन्य विभाग को प्राप्त आय और व्यय
इसका लोखा जोखा रखने में। तो मुंसिफ जी कहते हैं ना हम लोग, मुंशी मुंशी जी मुंसिफ जी ऐसे करके। देखिए मुसरिफ ए मुमालिक, इसका काम था आय व्यय का लोखा जोखा करना, ठीक है। तो यही दिमाग रखिएगा, ठीक है, कि यहीं से आया है मुंशी। मुंशी का काम क्या होता है, पैसा इधर उधर करना, इसे कोट कर लीजिएगा। चलिए, मजूमदार, मजूमदार अभी भी जो है बंगाल में पूरा पाया जाता है। ये उधार दिए गए धन का हिसाब रखना, ठीक है, हिसाब रखता था कि कहाँ कितने कर्जा है, उसाई के लेके लेकर वसूली करने जाता है, ये मजूमदार है। खजांची, खजांची कोषाध्यक्ष, खजीन खजीन दिले है, खजांची से करिएगा कोट, कि ये कोषाध्यक्ष का हेड होता है। आरिज मुमालिक, आरिज मुमालिक कौन होता था, दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग का हेड, ठीक है। चलिए, सद्र उस सुदूर, ये लिखा रहे भाई, सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग और दान विभाग का हेड, ठीक है। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, जो हम लोग अभी काजी पढ़ रहे थे, ठीक है। आगे वरीद मुमालिक, गुप्तचर विभाग का हेड, ठीक है, वरीद गुप्तचर विभाग का, काजी न्याय विभाग का, सुदूर सुदूर ये धर्म और सद्र उस सुदूर धर्म और दान विभाग का, अर्जी मुमालिक दीवान विभाग का, दीवान अर्ज का यानी सैन्य विभाग का, खजांची कोषाध्यक्ष, ठीक है। मजूमदार हिसाब किताब रखेगा कि कहाँ कर्जा कितने देल है, ठीक है। और कितने पैसा आया कितने पैसा गया, आय और व्यय, इनकम आया कहाँ से गया कहाँ, ये किसका काम है, मुंशी का। वजीर कौन है, प्रधानमंत्री है। वकील ए दर, वकील ए दर सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल, तो ठीक है, इसका काम है सुल्तान का देख रेख करना कि उसे खरीदने की, ठीक है, सुल्तान पर्सनल असिस्टेंट कि ना। पानी की पिएगा, रात में क्या चाहिए, दिन में क्या चाहिए, हाँ पर्सनल असिस्टेंट उसको। अब फोर्स के भाषा में अर्धली, ठीक है। चलिए, ये अर्धली था, उसका असिस्टेंट था, उसको जब जो जरूरत हो जो सेवा का वो देगा। दीवान खैरात, ये दान विभाग है। दीवान वंदांग पता है दास विभाग है। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग है। ये सब आपको रटा हुआ होगा, यहीं तक है ना। एकदम धुआं उड़ा देते हैं, 2 मिनट और रुक जाइए, नहीं तो नेटवर्क बड़ी इशू करेगा। चलिए, अरब विभाग और फिर बनाने वाले सुल्तान, उसको जो बनाए थे दीवान मुस्तकराज, ये वित्त विभाग है। दीवान मुस्तकराज वित्त विभाग, ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको बनाया था। तो पगला था ये हो अलाउद्दीन, पते है चक्कू घोंपने वाला। तो दीवान मुस्तकराज वित्त विभाग पैसा के लिए। दीवान कोही, फिर याद होगा कृषि विभाग, ये एमबीटी पगला सन की, ठीक है, एमबीटी ये बनाया था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग, पता है बलबन बनाया था बुरबा, ठीक है, इसको कैसे सत्ता चलाना है इससे अच्छा कोई नहीं जान पाया। दीवान बंदांग, ये एफएसटी बनाया क्योंकि जब एमबीटी पगला सब मतलब छितर बितर कर गया था, तब ये आके संभाल रहा था। तो ये जो है मतलब कि दास उस था, उस सबको अपने दरबार में लाया। 1,80,000 दास इसके दरबार में रखा। सबसे अधिक दास वाला सरदार यही है, मतलब कि सुल्तान यही है। दीवान खैरात, सबको जो है मुस्लिम महिला, उसके बाद क्या था, लड़की और जो विधवा था, इसको को जो है खैरात देता था, ठीक है, रखता था। दीवान इस्तिहाक, इस्तिहाक मतलब होता है पेंशन विभाग, ये एफएसटी ही शुरू करवाया था। ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। इस्तिहाक खैरात बंधन, ये अच्छा अच्छा काम है, इसलिए एफएसटी है, ठीक है। दीवान कोही कृषि विभाग, ज्यादा टैक्स के लिए किया था, एमबीटी पगला। अर्ज सैन्य, दीवान अर्ज सैन्य विभाग, ये बलबन किया था क्योंकि उसको सत्ता चलाना था। और दीवान मुस्तकराज वित्त विभाग, ये अलाउद्दीन खिलजी का था। चलिए, साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधि को पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे ना अभी गुप्तचर हम लोग रखते हैं, कहते हैं कि ये रॉ का एजेंट है, सीआईडी का एजेंट है। तो साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो एक्टिविटी हो रही है उसकी जानकारी कैसे रखेंगे, तो रॉ का एजेंट है, सीआईडी मतलब हम कहेंगे कि बाहर करता अंदर करता। लेकिन उस टाइम क्या था, जो गुप्तचर होते थे, वो दूत होते थे, वो क्या करते थे, बरीद कहलाते थे। बरीद क्या कहलाते थे, बरीद गुप्तचर। बरी, ये बरीद जो थे ये बरी नहीं थे, ये विश्वास पात्र थे। ये सुल्तान के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति होते थे। और इसको नियुक्त कर मतलब ये जो जानकारी देगा वो पुख्ता जानकारी है, ठीक है, इसके हिसाब से। चलिए, लोक निर्माण विभाग की स्थापना एफएसटी किया। लोक निर्माण विभाग मतलब कि सड़क उड़क, ये अब पता है एफएसटी के बारे में पढ़े कि नहर बनवाया था, ठीक है। उसके बाद नगर बसवाया था 300 नगर। तो ये 300 नगर बनाने में और नहर बसाने में तो रोड वोड का काम तो जितने भी करता है ना, वो लोक निर्माण विभाग होता है, इसी का काम था, ठीक है। इसका देखिए लिखा ही है, विभाग नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाता है। देखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको खाली वर्ड याद होना चाहिए, ये हम नहीं जानेंगे, ये भी नहीं जानेंगे, फिर भी हम सही कर जाएंगे क्योंकि इतना अनुभव है हमारे पास। ये लोक निर्माण विभाग से आप कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कि एफएसटी जो है
नहर बना रहा था, सैनिक भवन बना रहा था, तो लोक निर्माण विभाग है क्या करता है, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। सल्तनत और उनके प्रांत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, मतलब जो सुल्तान था उसका सल्तनत जो था वो बहुत सारा जो है, जैसे मानिए भारत है, भारत 28 राज्य 8 के शासित प्रदेश में बटा है ना, ऐसे बटा था। तो प्रत्येक राज्य जो है उसे इक्ता या सूबा कहा जाता था उसके टाइम। प्रांत मतलब राज्य ही होता है, उसको इक्ता या सूबा कहा जाता था। और यहाँ का शासन नायब, वली या मुफ्ती द्वारा होता था। तो नायब वर्ड, वली वर्ड, मुफ्ती, ये तीनों मुख्यमंत्री के लिए यूज हुआ है, या प्रांतपति के लिए यूज हुआ है, इतना कंफर्म रखिएगा। इक्ताओं को सिक्कों यानी जिलों में बांटा गया था। अब जैसे मानिए कि भारत को बांटे बिहार, यूपी, झारखंड ऐसे करके राज्य में, उसको कहे इक्ता या सूबा। और जो मुख्यमंत्री है उसको नायब, वली, मुफ्ती बोले। अब ये जो बिहार को बांटे थे इक्ता सूबा में, उसको अब इक्ता को हम क्या करेंगे, बिहार को हम बांटेंगे फिर जिला में, ठीक है। मतलब भारत को जो हम इक्ता और सूबा में बांटे थे, अब बिहार में आया, बिहार यूपी आया, अब बिहार यूपी को हम जिला में बांटे, इसको सिक्को बोलेंगे। तो सिक्कों में विभाजित किया गया, सिक्कों। और जहाँ के अधिकारी जो है सिक्केदार होते थे, तो ये सिक्केदार डीएम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये मतलब सैनिक अधिकारी होते थे उस टाइम। अभी तो सैनिक अधिकारी नहीं ना, अभी एसपी होता है सैनिक अधिकारी। तो सोच लीजिए यही डीएमएसपी पावर, एक व्यक्ति के पास होगा, एक सैनिक अधिकारी। चलिए, अब इसके समय जो है सल्तनत काल में कुछ राजस्व टैक्स वसूला जाता था, उसके बारे में देखो। उस्र, उस्र नाम है, उस्र, उस्र। उत्सर भूमि होता है, उत्सर भूमि, जिस भूमि पर जो है कुछ नहीं उपजता है, नाम सुने होंगे, जैसे खेत उत्सर हो गया, उपज नहीं रहा कुछ। तो मुसलमानों से लिए जाने वाला एक भूमि कर था, टैक्स था, ठीक है, एक खराज, ठीक है। तो गैर मुसलमान से लिए जाने वाला भूमि कर था। तो खराज जो है, ध्यान रखना है कि खूब उपज रहा था, तो गैर मुसलमान से ऐसे दिमाग रही खूब पैसा ले रहा था, और मुसलमान से जो है कम ले रहा था, उत्सर, उत्सर पैसा मतलब कम पैसा, यानी कम उपज से कनेक्ट, मतलब इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। आज एक कमेंट किया था वीडियो के ऊपर कि भैया 2.5% अभी भी हमको लगता है और हम लोग बस देते हैं, ठीक है, जकात। तो कोई मुस्लिम है यहाँ पे बताएंगे, अभी भी देना होता है क्या, हमको नहीं आइडिया है कुछ।